Hello guys, welcome to our channel Rebirth of the Ugly Princess Part 5. Chapter 21 ललिता जी से मुलाकात। तुलसी के आंसू। अब आगे। अपने पीछे पूरे सिंह परिवार को हैरान परेशान खड़ा छोड़कर सुप्रिया अपने उस छोटे से महल की तरफ चली गई, जहां उसकी ललिता माँ उसका इंतजार कर रही थी। बल्लभगढ़ राज्य वापस आने का एक और कारण उसकी सुप्रिया का उसकी ललित माँ से दोबारा मिलना भी था, जिन्हें देख सुप्रिया को एक लंबा अरसा बीत गया था, जिस वजह से सुप्रिया अपने नाना जी के एक बार कहे जाने पर ही यह यहाँ आ गई। आज पूरे 6 साल बाद सुप्रिया उन्हें देखने वाली थी। अगर उसने पलककर राज्य में इतने समय तक कुछ याद किया था तो बस उसकी दाई माँ को, जिसे आज एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर सुप्रिया की मुलाकात होने वाली थी। जिस बात को सोचने भर सुप्रिया का चेहरा खिल उठा। जो खामोशी और रुकापन की भावना सुप्रिया के चेहरे पर कुछ समय पहले अपने परिवार से मिलने पर थी, अब उसकी जगह एक खुशी और उत्साह ने ले ली थी। वह लगभग भागते हुए अपने पुराने महल की तरफ जा रहे थे, जहां पहुंचकर उसने आखिरकार एक सुकून भरी सांस ली। ये जगह उसकी कुछ चुनिंदा अच्छी यादों में से एक थी, जहां उसने अपने अकेलेपन को अपना साथी बनाकर अपना जीवन जिया था। परंतु आज उस जगह को एक नज़र देख वह थोड़ी हैराना हो गई। वह जगह जो हमेशा पूरे सिंह महल से अलग थी, ये एक ऐसी अंधेरे से घिरा स्थान था, जहां सुप्रिया ने अपना एक जीवन बिताया था। एक घोर अंधेरे और तन्हाई से भरी जगह, जहां दिन के उजाले में भी बस कल अंधेरा ही छाया रहता था, क्योंकि इस जगह अभय सिंह ने सुप्रिया को सजा देने के लिए भेजा था, जिस वजह से यह जगह बहुत ही साधारण और पुरानी थी, जो आज उसे पूरी तरह बदली बदली नजर आ रही थी। जहां कुछ सालों पहले तक ये छोटा सा इलाका अंधेरे से घिरा हुआ था, आज उसकी रौनक देखने लायक थी। सुप्रिया को तो एक पल के लिए लगने लगा कि शायद वह किसी गलत स्थान पर आ गई है, पर तभी उसे अपने पीछे से एक बुरी मगर प्यारी आवाज आई, जिसे सुप्रिया अपने सपनों में भी नहीं भूल सकती थी। इस आवाज को सुनकर उसकी नीली आंखें हल्की सी लाल हो गई, जिनमें कुछ हद तक नमी जमा होने लगी थी। परंतु सुप्रिया ने तुरंत अपनी भावनाओं को संभाल लिया। आखिर इतने वर्षों में उसने अपनी सभी भावनाओं को पूरी तरीके से भुला दिया था, परंतु ये भावनाएं बस उसके कुछ चुनिंदा लोगों के सामने ही उसे पर हावी हो जाती थी। सुप्रिया ने जल्दी से पलट कर पीछे की तरफ देखा, जहां उसकी ललित माँ, जो अब पहले से ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, परंतु उसके बावजूद भी उनकी आंखों की चमक और उनके अंदर सुप्रिया के लिए प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ था, जो उनकी बुरी आंखों में आज भी साफ साफ देखा जा सकता था। वही अपनी ललिता माँ को अपने सामने देखते ही सुप्रिया ने बिना एक पल गवाए तुरंत आगे बढ़कर उनसे जा लिपटी। कितने वर्षों बाद वह उसे शख्स से मिल रही थी, जिसे शायद वह अपने नाना नानी से भी ज्यादा प्यार और भरोसा करती थी। वही इतने वर्षों बाद अपनी छोटी राजकुमारी को देखकर, जो देखते ही देखते आज इतनी बड़ी हो गई थी। देखकर ललिता की आंखें भर आई। वह कैसे नहीं पहचान सकती थी अपनी छोटी राजकुमारी को, जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पाला था। सुप्रिया के गले लगाने पर उनकी वह बुरी आंखें भर आई। उन्होंने अपने भरे गले और नामाका के साथ कहा, कैसी हैं आप छोटी राजकुमारी? बहुत समय लग गया आपको वापस लौटने में। देखिए, अब तो आपकी दायमा और अधिक बूढ़ी हो गई है, जिस वजह से हम आपका स्वागत भी सही ढंग से नहीं कर पाए। अब तो धीरे धीरे इन बुद्धि आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है, जिससे हम अपनी छोटी राजकुमारी को सही से देख भी नहीं पा रहे हैं। जिसे सुनकर सुप्रिया की आंखें और अधिक लाल हो गई। उसने अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को रोकने के लिए उन्हें कसकर बंद कर लिया, और ललित जी से अलग होते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाकर ललिता जी एक कमजोर हो चुके हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए कहा, अब आप स्वयं देख लीजिए ललिता माँ, मैं आपके सामने हूँ। देखिए, अब आपकी छोटी राजकुमारी छोटी नहीं रही, और ना ही बुद्धू इतना कहें। सुप्रिया जोर जोर से हंसने लगी, जिसकी हंसी की खनक की मीठी धुन उस बंजर पड़े माहौल में किसी पानी की बूंद की तरह थी, जिसके आते ही वह जगह, जो इतनी सुंदर होने के बावजूद बेजान सी लगती थी, अचानक कहीं से उसमें जान आ गई हो। वहीं उन दोनों से कुछ दूर खड़े तुलसी जी और अजय सिंह, जिन्होंने आज इतने वर्षों बाद सुप्रिया को इस तरह खुलकर खिलखिलाते हंसते हुए देखा था, उन दोनों की आंखें एक बार फिर नम हो गई। सुप्रिया के चले जाने के बाद जब तुलसी जी से और नहीं रहा गया, तो वह भी चलते हुए सुप्रिया के पीछे पीछे इस स्थान पर आ गई, जहां उन्होंने सुप्रिया को उसकी दाई माँ को माँ कहते हुए और उन्हें इतने प्यार से बात करता देखकर उनके दिल में एक टीस उठी। आखिर जो स्थान और प्यार कभी उनका हुआ करता था,
आज अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को किसी दूसरे को देते हुए देख रही थी। वह तरस गई थी सुप्रिया के मुंह से अपने लिए एक बार फिर मां सुनने के लिए, परंतु सुप्रिया ने जैसे उसने इस हक को पहले ही छीन नहीं लिया था जिसकी जिम्मेदार भी वह स्वयं ही थी। वह बस अपनी आंखों में पछतावा और दुख के आंसू लिए उनसे बहुत दूर जा चुकी उनकी बेटी की तरफ से देख रही थी, जो किसी और को उनका स्थान पहले ही दे चुके थी। जिसे देख एक बार फिर तुलसी जी अपनी गलतियों पर अफसोस कर रोने लगी। जिसे देख सेनापति अभय सिंह जैसे तैसे तुलसी जी को संभालते कर वह से लेकर जाने लगे। अभी कुछ इस समय हुआ था तुलसी जी के स्वास्थ्य को ठीक हुए। वह नहीं चाहते थे कि एक बार फिर वह उसे अंधेरे में वापस जाएं। वह जानते थे कि कहीं ना कहीं इसमें सारी गलती उन्हीं की थी। अगर वह वक्त रहते अपने परिवार को संभाल लेते तो आज उनका हंसता खेलता परिवार इस तरह नहीं बिखरता। उनकी छोटी सी गुड़िया अपने माता पिता के होते हुए भी एक अनाथों वाला जीवन नहीं जीती। पर अब पछतावे का समय भी नहीं रहा था। समय बहुत आगे बढ़ चुका था जिसे वह चाहकर भी नहीं बदल सकते थे। आज का दिन सुप्रिया ने अपनी ललिता माँ के साथ ही बिताया। उसने पूरा दिन उनके साथ अपनी पुरानी खट्टी मीठी की यादों को याद कर कर व्यतीत कर दिया। रात के समय कुछ दासियों ने आकर सुप्रिया को खबर दी कि उन्हें भोजन करने के लिए शाही भोजन कक्ष में आमंत्रित किया गया है। जिसे सुप्रिया ने ठुकराते हुए कहा कि वह अपने आज का भोजन ललित जी के साथ करना चाहती है। जिसे सुनकर भोजन कक्ष में इंतजार कर रहे तुलसी देवी, अभय सिंह और सूरज सिंह काफी निराश हो गए। परंतु उसे कक्ष में दो लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वीर सिंह, जो सुप्रिया से हुई आज सुबह की मुलाकात के बाद अभी तक अपने ही विचारों में खोया हुआ था, उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब तक वह लड़की जबरदस्ती उसके परिवार में घुसने की कोशिश नहीं करेगी तब तक वह उसे कुछ नहीं करेगा। पर अगर उसने उसके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो वह उसे छोड़ने वाला तो नहीं था। वही कश्वी जिसकी सगाई बल्लभगढ़ के मुकुट राजकुमार राजवीर मौर्य से तय होने के बाद से ही वह तो 7वें आसमान पर थी। आखिरकार उसकी खूबसूरती और गुणों को देखकर ही तो रानी सुमित्रा ने उसे मुकुट राजकुमारी के पद के लिए चुना था। पूरे बल्लभगढ़ राज्य और उसके आसपास के राज्यों में अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत और गुणी स्त्रियों में कही जाती थी तो वह थी कश्वी, जिस चीज का काशवी को बहुत गुरूर था। और अब तो उसके गुरूर में इजाफा होते हुए वह बल्लभगढ़ जैसे एक शानदार राज्य की होने वाली रानी बनने वाली थी, जिस वजह से ऊंचे घरानों में काशवी का ओहदा और अधिक बढ़ गया था। उसके आसपास की ऊंचे कुलों की लड़कियां जो पहले उसकी सुंदरता और गुणों से जल करती थी, अब उन्हें जलने की एक और वजह मिल गई थी। राज्य की सभी लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले मुकुट राजकुमार राजवीर मौर्य, जिनके जैसे बलवान रूपवान युवक दूर दूर के राज्यों में नहीं था, जिन्हें पाने का सपना राज्य की हर एक लड़की किया करती। यही तो चीज थी जो काशवी को सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि वह लोगों की अटेंशन का सबसे पहले रीजन होती थी, जिस वजह से उसे सुप्रिया के आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और ना ही वह उसे देखने गई। आखिर इतने वर्षों में उस लड़की में क्या ही बदलाव आ सकते हैं। वह पहले भी एक बैल बुद्धि और आशिष्ठाचारी लड़की थी और अब अपने परिवार की बातों को सुनकर उसे और भी ज्यादा भरोसा हो गया कि इतने सालों में भी उसके अंदर कुछ नहीं बदला, जिसका मतलब साफ था कि वह कश्वी से कभी जीत ही नहीं सकती थी। कल समारोह था, यानी कश्वी और मुकुट राजकुमार राजवीर मौर्य की सगाई। चैप्टर 22 बातें। खुशी। समारोह की शुरुआत। अब आगे। अगली सुबह सिंह महल में आज बाकी दिनों से ज्यादा चहल पहल का माहौल था। चारों तरफ सभी दास दासियां में भगदड़ का माहौल बना हुआ था। जहां पास में खड़ी तुलसी जी, जो आज के समारोह की तैयारी में लगे महल के सेवकों को जल्दी जल्दी सभी कार्यों को समय से पूर्व करने आदेश दे रही थी। जिन्हें इस तरह परेशान होकर सेवकों पर गुस्सा करता देख सूरज सिंह, जो रात के समारोह के लिए महल के चारों तरफ अपनी सुरक्षा का जायजा कर अभी अभी महल के अंदर प्रवेश कर रहा था, उसने तुलसी जी के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए माँ, सब समय पर हो जाएगा। अगर आप इस तरह ही परेशान होती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि समारोह शुरू होने से पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए। जिसे सुनकर तुलसी जी ने एक चिंता भरी आवाज में सूरज की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, बस हम नहीं चाहते कि हमारी काशवी की आने वाली खुशियों में हम किसी भी तरीके से कोई कमी छोड़े। इतने लंबे समय बाद हमारे घर में कोई खुशी का पल आया है, इसलिए हम चाहते हैं
कि इसमें हम कोई कमी ना रखें। जिसे सुन सूरज ने मुस्कुराते हुए तुलसी जी से कह, माँ आप बेवजह इतना परेशान हो रही है। शायद आपको अभी तक पता नहीं है कि आपने काशवी के सगाई समारोह के लिए कितनी सुंदर और भव्य तैयारियां करवाई है। आप बस शाम होने का इंतजार करें, फिर देखना लोग कैसे आपके कार्य की प्रशंसा करते हैं। पूरे राज्य में कभी किसी ने इतना सुंदर मारो नहीं देखा होगा। जिन शब्दों को सुनकर आखिरकार तुलसी जी के मन को थोड़ी राहत महसूस हुई। बेशक वह अपने निजी जीवन में कितनी भी परेशान क्यों ना हो, परंतु उन परेशानियों का साया वह अपने बच्चों की खुशियों पर नहीं पड़ना देने चाहती थी। इसलिए तो रात भर इतना दुखी होने के बावजूद वह आज सुबह से ही अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए सभी कार्यों को पूर्ण करने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ सुप्रिया, जो सुबह जल्दी उठकर आज अपने पुराने महल के बगीचे में तलवारबाजी करते हुए उससे कुछ दूरी पर बैठी अपनी ललिता दाई माँ को दिखा रही थी, जिसे देखकर ललिता काफी ऐश्वर्यचकित नजर आ रहे थे। जिस तरह उसके छोटी राजकुमारी अपना तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी, वह सच में काबिले तारीफ था। इतनी छोटी उम्र में युद्ध अभ्यास को इतनी अच्छी तरह समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता था। ललिता शुरुआत से ही सुप्रिया के सभी दावा पेचों को बहुत ही ध्यान केंद्रित कर कर देख रही थी। वैसे तो उन्हें स्वयं कोई हथियार चलाना नहीं आता था, परंतु बचपन से ही राजमहल में काम करने के कारण उन्होंने कई बार राजा विक्रमादित्य, सेनापति अभय सिंह और उसकी छोटी राजकुमारी के दोनों भाइयों को देखा था, जो सभी अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे योद्धा माने जाते थे। और रही बात सुप्रिया की, तो उसकी तेजी और सटीकता सभी से काफी अलग और आगे थी। वही अपना अभ्यास खत्म करने के बाद जब सुप्रिया की नज़र अपने दाएं पर गई, तो उन्हें इस तरह सुप्रिया को आश्चर्य और प्रशंसा से देखता पाकर उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। तो बताए ललिता माँ, क्या आपकी छोटी राजकुमारी को अब भी किसी की सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या हम स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते? जिस पर ललिता जी ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को बदलकर कठोर करते हुए कहा, छोटी राजकुमारी, हमें लगता है आपको अपने साथ उन सैनिकों को रखना चाहिए। आखिर महाराज विक्रमादित्य में कुछ सोचकर ही आपकी रक्षा के लिए उन्हें नियुक्त किया होगा, और वैसे भी अपनी सुरक्षा में एक दो सिपाहियों को रखना अच्छी बात होती है। जिसे सुनकर सुप्रिया ने अपना माथा पीट लिया। अगवंत राज्य आने से पहले सुप्रिया के नाना जी ने उसकी सुरक्षा को और अधिक कड़ा कर दिया, ताकि उनके न होने पर कोई भी दुश्मन उनकी नातिन को नुकसान न पहुंच सके। जिस चीज से सुप्रिया काफी सारा परेशान हो गई थी, यह उसके नाना जी का हमेशा का था। वह अगर अपने राज्य से कभी भी बाहर जाती, तो उसके नाना पता नहीं कितने ही सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेज देते, जिससे तंग आकर सुप्रिया ने अपनी ललिता माँ की मदद लेना ही सही समझा। इसी कारण वह आज उन्हें अपनी तलवारबाजी की विद्या दिखाने के लिए इस बगीचे में लाई थी, ताकि वह उसे युद्ध करता हुआ देखकर उसके नाना जी को उसके आसपास मंडराती उन सैनिकों को यहां से जल्द भाग सके। पर ललित जी की बात सुनकर तो सुप्रिया को यकीन हो गया कि उसे उनसे कोई सहायता नहीं मिलने वाली, और अगर उसने ललित जी से अब आगे कोई भी बहस की, तो हो सकता है कि उसकी सुरक्षा इससे भी ज्यादा डबल कर दी जाए, जिस बारे में सोचने भर से उसका सर दर्द करने लगा। इसलिए सुप्रिया ने जल्दी से बात को बदलते हुए ललिता जी से कहा, ये सभी बातें छोड़े ललिता माँ, और मुझे ये बताएं कि मैं आज रात को होने वाले समारोह में क्या वस्त्र पहनूं। आप तो जानती है ना, हमें अपने लिए वस्त्र निकालना किसी जंग से भी ज्यादा कठिन कार्य लगता है। हम एक बार के लिए कई युद्ध साथ में लड़ सकते हैं, परंतु इन वस्त्र का युद्ध हमसे नहीं लड़ा जाएगा। जिन सभी बातों को कहते हुए सुप्रिया बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी, जिसे देखकर ललित जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी है। बेशक उनकी छोटी राजकुमारी इनका सालों में कितनी ही समझदार क्यों ना हो गई हो, परंतु अब भी उनके अंदर उनका बचपन जीवित था, जो देख वह काफी खुश हुई। वह कभी नहीं चाहते थी कि सुप्रिया किसी भी कारण अपनी अंदर की मासूमियत को खोए। ललिता जी ने जल्दी से कुछ उदासियों को अपने पास बुलाते हुए सुप्रिया के कक्ष की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप फिक्र ना करें छोटी राजकुमारी, आज हम स्वयं आपके लिए एक बहुत सुंदर पोशाक को चुनेंगे। देखेगा आज रात समझ में आए, किसी भी व्यक्ति की नजरें आपसे हटाने वाली नहीं है। जिसे सुन सुप्रिया ने भी अपने सर को हिला दिया। सुप्रिया ने कल ही ललित जी की आंखों में एक अजीब सी उदासी को महसूस किया था। वह अब काफी बुरी हो चुकी थी, जिस वजह से वह सुप्रिया के लिए पहले की तरह भाग दौड़ नहीं कर पा रही थी। शायद इसी कारण वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा उदास महसूस कर रही थी।
जो बात सुप्रिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए ही आज सुप्रिया ने उन्हें अपने लिए कार्य करने के लिए कहा, जिससे वह खुश भी रहे और उन्हें ज्यादा भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। और अब सुप्रिया को अपनी योजना सफल होते हुए नजर आ रही थी। उसने एक नज़र अपने सामने जाती ललित जी को देखकर और उस बगीचे के अंदर की तरफ जाने लगी, जहां जाते हुए उसका चेहरा एक बार फिर पूरी तरीके से भावहीन और कठोर हो चुका था। बगीचे के कुछ हद तक अंदर जान के बाद सुप्रिया एक स्थान पर रुक गई, जिसके रुकते ही एक काले लिबाज पहनने शख्स सुप्रिया के ठीक सामान झुककर खड़ा गया। लीड प्रथम राज्य से सेना अध्यक्ष गिरिराज सेना टुकड़ी को लेकर बेसिक पर लौट आए हैं। आपके कहे अनुसार सारी धनराशि को सही स्थानों पर पहुंचा दिया है, परंतु भेड़िया दल अभी भी शांत नहीं हो रहा है। वह सभी आपकी पीठ पीछे किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसमें कुछ गद्दार भी शामिल हो रहे हैं। जिसे सुनकर सुप्रिया ने अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। सुप्रिया ने उसे इविल स्माइल के साथ अपनी कठोर आवाज में कहा, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुछ कुत्ते लगाता है, अपनी जगह भूल गए हैं। जंगल में छुपे हुए भेड़िया दल के धनकोष को पूरी तरह समाप्त कर दो और राज्य में जो लोग अपनी जगह भूल गए हैं सभी को उनकी सही स्थान दिखा दो। जिन आदेशों को सुनकर काले लिबास वाला व्यक्ति तुरंत वहां से चला गया। बगीचे का यह इलाका काफी ज्यादा शांत और गहरी हिस्से में बना हुआ था, जिसके बीच में खड़ी सुप्रिया एक टक शून्य की तरफ देख ही रही थी। सुप्रिया का आज समारोह में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह शायद अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से ही कभी किसी समारोह में सम्मिलित हुई थी। अपने पिछले जन्म में बेशक वह काफी समारोहों में जा चुकी थी, परंतु इस जन्म में सुप्रिया कभी किसी समारोह में सम्मिलित नहीं हुई, जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। परंतु उसने जल्दी ही अपने मस्तिष्क से इस दुविधा को निकाला और एक गहरी सांस लेते हुए अपने कक्ष की तरफ जाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया और सूरज ढलने लगा, जिसके साथ ही सिंह महल में रौनक छा उठी। महल के चारों ओर मेहमानों का काफिला लग चुका था। रात के समय जो रास्ते कभी बहुत धीमी चला करते थे, आज उन पर घोड़ा और बगियों की चकाचौंध छाई हुई थी। हर तरफ से बड़ी बड़ी हस्तियों को इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें देखकर आसपास के सभी घरानों के लोग और बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी करने के लिए आज सिंह महल में पधार रहे थे। वहीं महल के एक बहुत ही सुंदर और आलीशान कक्ष के अंदर बैठी काशवी, जिसके आसपास और दिनों से ज्यादा दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी, जो सभी अपनी पूरी मेहनत लगाकर काशवी को आज सबसे सुंदर बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही थी। आखिर आज उनकी राजकुमारी के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण दिन था। काशवी ने आज एक लाल और सुनहरे रंग का एक शाही लहंगे को पहना हुआ था, जिस पर सोने और हीरो जैसे कीमती रतन से सजावट की हुई थी, जिसके साथ उसके गले में उपस्थित बल्लभगढ़ राज्य की होने वाली मुकुट राजकुमारी के जेवर, जो उसे स्वयं महारानी द्वारा आज के लिए भेंट किया गया था। जिसके साथ काशवी ने ही आज बहुत ही खूबसूरती से अपने चेहरे को सजाया हुआ था। उसने अपने काले बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिनमें सफेद मोती लगे हुए थे। एक नज़र शीशे में अपने आप को देखकर काशवी की आंखें गर्व से चमक उठीं। उसके आसपास उपस्थित काशवी की दासियां, जो पिछले 1 घंटे से उसकी रूप का बखान किए जा रही थी, जिसे सुन सुनकर काशवी का कॉन्फिडेंस आज 7वें आसमान पर था। वह अपनी आंखों में घमंड और गर्व लिए एक तक शीशे में अपने आप को निहार रही थी। आज तो सच में हमारी बेटी आसमान से उतरी परी लग रही है। काला टीका लगा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आज आपको हमारी ही नजर लग जाए। जिन शब्दों को सुनकर काशवी ने तुरंत पीछे पलट कर देखा, जहां सेनापति अभय सिंह, तुलसी देवी और उसके दोनों भाई दरवाजे पर खड़े एक मुस्कान लिए उसी की तरफ देख रहे थे, जिन्हें देखकर काशवी का चेहरा की मुस्कान और बड़ी हो गई है। आज पूरे सिंह परिवार ने शाही पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें उन सभी की सुंदरता अलग ही बिखर कर बाहर आ रही थी, जो सामने दरवाजे पर खड़े काशवी को देख रहे थे। वही तुलसी जी चलते हुए आगे की तरफ आई। चैप्टर 23 काशवी की खुशी, राज परिवार का आना, इंजार। अब आगे दरवाजे पर खड़े अपने पूरे परिवार को देख काशवी की आंखें चमक उठी। कितने समय बाद उसने इस तरह अपने पूरे परिवार को एक साथ देखा था, जो सभी आज सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही यहाँ आए थे। वही सामने खड़ी तुलसी जी, जो अपनी सबसे बड़ी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। उनकी आंखों में हल्की सी नमी छाई थी, जिसे छुपाते हुए वह एक मुस्कान लिए काशवी की तरफ बढ़ी और अपनी आंखों से काजल निकालकर काशवी को लगाते हुए कहा, सच में आज तो आप बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह लग रही है।
देखिएगा राजकुमार, आपको देखते ही आज पूरी तरह मोहित हो जाएंगे। जिसे सुनकर काशवी की पलकें शर्म से झुक गई। उसके गाल जो मेकअप के कारण हल्के हल्के लाल थे वह और अधिक लाल हो गए। जिन्हें देखकर तुलसी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ, आप हमें इस तरह परेशान नहीं कर सकती, काशवी ने बच्चों जैसा चेहरा बनाकर कहा है। वही वीर ने भी जल्दी से आगे आते हैं कहा, सही कह रही है माँ, देखिए तो कोई आज बहुत अधिक शर्मा रहा है। थोड़े हंसी मजाक के बाद पूरा सिंह परिवार नीचे समारोह में सम्मिलित होने चला गया। समय काफी हो चुका था। नीचे लगभग सभी अतिथि सिंह महल के बड़े से हाल में इकट्ठा हो चुके थे, जो सभी अपने आसपास के भावी सजावट और खातिरदारी की प्रशंसा में लगे हुए थे। आखिर सेनापति अभय का परिवार अब शाही परिवारों की उच्च श्रेणियों में आने वाला था। राजा शुभम मौर्य के साथ विवाह संबंध में जुड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। तभी सभी लोगों की नजरें उपसिद्धियों से उतरते सिंह परिवार पर गई। जहां काशवी, जिसके एक तरफ सेनापति अभय सिंह और दूसरी तरफ तुलसी देवी, दोनों ही उसका हाथ थामने नीचे की तरफ चले आ रहे थे। जिन दोनों के दोनों तरफ देव और सूरज भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अपनी बहन की तरफ देखते हुए नीचे चले आ रहे थे। जो नज़ारा बहुत ही सुंदर और प्यारा था। पूरा सिंह परिवार आज के समारोह में सबसे अधिक नजरों में आने वाले थे। सेनापति अभय सिंह, तुलसी देवी, ये दोनों ही अपने हम उम्र के लोगों में सबसे अधिक सुंदर स्त्री पुरुष की श्रेणी में आते थे। और उनकी तीनों संतानें भी उन्हीं की तरह गुणवान और रूपवान थी। जिन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी कुंवारी कन्याएं वीर और सूरज को प्यार से निहारे जा रही थी। तो किसी को काशवी के भाग्य से जलन हो रही थी। जिन सभी आंखों के बीच काशवी बहुत ही गर्व के साथ उस समारोह में उपस्थित हुई। कुछ ही समय में एक सैनिक ने राजपरिवार के आने की घोषणा की, जिसे सुन सभी लोग राजपरिवार के सम्मान में अपना सर झुकाकर खड़े गए। सेनापति अभय और सूरज सिंह दोनों ने मिलकर उनका स्वागत किया। राजा शुभम, रानी सुमित्रा ये बल्लभगढ़ के राजा और रानी है, जिनकी 3 संतानें हैं। सबसे बड़े मुकुट राजकुमार राजवीर मौर्य, 25 ग्रीन जेट आइस, गोरा रंग, कधों तक आते काले बाल, लंबी सुंदर नाक, डोल के गुलाबी होंठ के साथ एक मजबूत सुंदर शरीर के मालिक। वही छोटे सार्थक मौर्य, 23, ये भी कुछ हद तक अपने भाई राजवीर मौर्य की तरह ही दिखते थे, परंतु इनका रंग अपने पिता शुभम पर गया था, जिस वजह से वह थोड़े सावले थे, परंतु उसके बावजूद उनकी सुंदरता राजवीर से बिल्कुल भी काम नहीं थी। और एक छोटी बेटी गुंजन मौर्य, 20, ये पूरी तरह अपनी मां रानी सुमित्रा पर गई थी, परंतु इनकी आंखें अपने पिता पर थी, इसलिए ही इन्हें राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी में गिना जाता था। जो सभी आज सिंह महल में पधारे थे। सच में आज तो सिंह महल में सुंदरता का बाजार लगा था। सभी एक बढ़कर एक सुंदर और गुणवान स्त्री पुरुष इस समारोह में उपस्थित थे। वही राजकुमार राजवीर को देख काशवी की आंखें उनसे हटने को तैयार नहीं थी। राज्य में शायद ही किसी को पता था कि काशवी बहुत लंबे समय से राजवीर को पसंद करती थी। जब रानी सुमित्रा ने काशवी के लिए राजकुमार राजवीर मौर्य का हाथ मांगा तो उसे समय काशवी की खुशी का अंदाजा लगाना मुमकिन था। आखिरकार उसका एक बहुत बड़ा स्वप्न जो पूरा हो गया था। वह एकटक अपने सामने उपस्थित उसे मनमोहन पुरुष को देख रही थी, जिसके ऊपर लाखों लड़कियों की नजरें थी, पर आज वह सिर्फ और सिर्फ उसी का होने वाला था। राज परिवार के आते ही समारोह की शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी थी। राजा शुभम और सेनापति अभय सिंह द्वारा आमंत्रित किए गए कुछ और अन्य राज्यों के राजा और उच्च अधिकारी भी लगभग सभी आ चुके थे। राजगुरु ने उन सभी से कहा कि कुछ ही समय में सगाई का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है, जिसे सुन काशवी और राजकुमार राजवीर मौर्य को उसे बड़े से हाल में बने एक मंच पर बैठा दिया गया, जहां अभी शाही विधि विधान शुरू होने वाले थे। वहीं पास में रानी सुमित्रा देवी से बात कर रही तुलसी जी, जिनकी नज़र बार बार दरवाजे की तरह जा रही थी, उनके चेहरे पर हल्की परेशानी उभरने लगी थी। वह एक नज़र दरवाजे की तरफ देखती और फिर मुस्कुराते हुए अपने आसपास खड़े लोगों से बात करने लगती, जो चीज़ वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों ने देखी थी। पर किसी को यह समझ नहीं आया कि आखिर तुलसी जी ऐसे बार बार द्वार की तरफ देखकर किसका इंतजार कर रही है। अचानक रानी सुमित्रा मौर्य ने तुलसी जी से प्रश्न कर ही लिया, क्या हुआ है तुलसी, आप बार बार इस तरह द्वारों की तरफ क्यों देख रही है? क्या आप अपने पिता राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही है? इस समारोह में लगभग आसपास के सभी राज्यों के लोग सम्मिलित हुए थे। यहाँ तक कि कुछ दूर दराज इलाकों के मेहमान भी बल्लभगढ़ राज्य में पधारे थे।
परंतु अभी तक किसी ने भी अंगवद राज्य से एक भी व्यक्ति को नहीं देखा, जिस वजह से उन्हें यही लग रहा था कि शायद तुलसी अपने पिता का ही इंतजार कर रही है। जिसे सुनकर तुलसी देवी ने थोड़ा झिझकते हुए अभी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि हर द्वारपाल की आवाज अंदर समारोह में कुंजी। अगवंत को मुकुट राजकुमारी सुप्रिया आदित्य पधार रही है। जिसे सुनकर पूरे महल में एक शांति छा गई। क्या उन लोगों के कानों ने सही सुना था? क्योंकि यह उपस्थित लोगों पर सभी लोगों को पता था कि राजा विक्रमादित्य की इकलौती संतान तुलसी जी है, जो अपने पूरे परिवार के साथ यही उपस्थित है। कि तभी सभी के कानों में पायलों की एक मीठी सी आवाज आई, जिसके साथ ही सभी की नजरें एक साथ दरवाजे पर टिक गई, जहां से एक सुंदर नाजुक शरीर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता आ रहा था। एक नायाब सुंदर स्त्री, आसमानी रंग के एक बहुत ही सुंदर लहंगे को पहने है। सुप्रिया, जिसने आज अपने सुनहरे लबे बालों की एक हल्की सी चोटी बनाई थी, जिसमें सफेद फूलों को सजाया गया था। उसकी सुराहीदार गर्दन में मौजूद वह नीलम मोती से बना हार बहुत ही खूबसूरत था। सुप्रिया ने आज अपने गले के अलावा और दूसरा कोई आभूषण नहीं पहना हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 2 चैप्टर लाने वाले हो, तो यह मत कहना। चैप्टर 24, सुप्रिया का आना। हैरानी, गुस्सा, पछतावा। अब आगे। समारोह में अगवद राज्य की मुकुट राजकुमारी का कहते ही पूरे माहौल में शांति छा गई। आखिर जब पूरा सह परिवार यहाँ उपस्थित है, तो फिर द्वारपाल ने किसका नाम लिया? कि तभी सभी के कानों में पायलों की एक मीठी सी आवाज आई, जिसके साथ ही सभी की नजरें एक साथ दरवाजे पर टिक गई, जहां से एक सुंदर नाजुक शरीर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता आ रहा था। एक नायाब सुंदर स्त्री, आसमानी रंग के एक बहुत ही सुंदर लहंगे को पहने है, जिसे देख सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सामने आ रही परम सुंदरी को देखने लगे। सुप्रिया, जिसने आज अपने सुनहरे लबे बालों की एक हल्की सी चोटी बनाई थी, जिसमें सफेद फूलों को सजाया गया था, जिसकी कुछ लेट सुप्रिया के सुंदर गुलाबी गालों को चूम रही थी। उसकी सुराहीदार गर्दन में मौजूद वह नीलम मोती से बना हार बहुत ही खूबसूरत था। हाथों में कांच की सफेद आसमानी चूड़ियां, जो उसके हिलते हाथों के साथ बजती। सुप्रिया ने आज अपने गले के अलावा और दूसरा कोई आभूषण नहीं पहना हुआ था। उसका आसमानी रंग का लहंगा ही उसके श्रृंगार को पूर्ण कर रहा था। चेहरे पर हल्के से श्रृंगार के बाद वह आज अपनी नीली आंखों से सभी के उपकहर ढा रही थी। आज वह बिल्कुल किसी चाँद रात्रि में खिले कमल के समान मनमोहक और ताज़ा नजर आ रही थी। ऊपर से उसकी नीली आंखों का वह तेज किसी को भी उसके सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था, जिसके साथ ही वह अपने भावही चेहरे के साथ अंदर की तरफ बतिये समझ आ रही थी, जिस चाल में भी अलग ही गुरूर भरा हुआ था। वही सुप्रिया के साथ ही सेनापति कुमार भी समारोह में आए, जो अपने आसपास के लोगों को उनकी मुकुट राजकुमारी को इस तरह मूर्खों की भांति घूरता देखकर नाखुश नजर आ रहे थे। हाँ, वह मानते हैं कि उनकी राजकुमारी की सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं। वह एक अभूतपूर्व सुंदर स्त्री थी। पर इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि यह लोग भूखे भेड़ियों की भांति उनकी राजकुमारी को घूरे। जब सेनापति कुमार से और नहीं रहा गया, तो उन्होंने खसते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर सेनापति अभय सिंह के सामने झुकते हुए कहा, अगवंत देश के छोटे सेनापति कुमार का नमन स्वीकार करें। राजा शोभित मौर्य और सेनापति अभय सिंह, जिनकी आवाज को सुनकर ही लोग अपने निद्रा से बाहर आए, जो सभी थोड़ा शर्मिंदा तो महसूस कर रहे थे, परंतु उसके बावजूद उनकी नजरें बार बार सुप्रिया के ऊपर ही जा रही थी। वही सुप्रिया को आता देख तुलसी देवी, जिनका चेहरा कुछ समय पहले तक थोड़ा मर जाए हुआ था, वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए सुप्रिया की तरफ बढ़ गई। तूने कब से यही डर सताया जा रहा था कि कहीं आज सुप्रिया समझ में आने से मना ना कर दे, परंतु उसको आता देख वह सब कुछ भूल गई और अपने कदमों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए सुप्रिया की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वह सुप्रिया से कुछ कहे, सुप्रिया ने उन्हें अपनी तरफ आता देख अपने पीछे खड़े अपने सेवक को इशारा किया, जिसे समझकर उस सेवक ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद बड़े से था ल को तुलसी जी के सामने कर दिया, जिसे कारण तुलसी जी के चलते कदम बीच में ही रुक गए। उन्होंने अपनी आंखों में असमंजस लिए सुप्रिया की तरफ देखा। तभी सुप्रिया ने अपनी मीठी मगर भावहीन आवाज में कहा, यह मेरे नाना विक्रमादित्य की तरफ से आपकी पुत्री की सगाई का एक छोटा सा तोहफा, इसे स्वीकार करें राजकुमारी तुलसी। जिसे सुनकर तुलसी जी पूरी तरह निशब्द हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोगों के होने के बावजूद भी सुप्रिया उन्हें इस तरह पराया के जैसा बर्ताव करेगी।
क्या वह अब बाहरी लोगों के सामने भी उन्हें इतना नीचे समझती थी? वही सुप्रिया जो तुलसी जी के चेहरे को देखकर उनके मन में चल रही बातों को अच्छी तरह समझ गई थी। उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान थोड़ा आगे बढ़कर धीरे से तुलसी देवी के कानों में कहा, जिसे सिर्फ वह दोनों ही सुन सकते थे। आप भूल रही है तुलसी देवी के यहाँ उपस्थित कोई भी बाहरी व्यक्ति यह नहीं जानता कि आपकी एक और संतान भी है। तो मुझे नहीं लगता आपको इस समारोह से या इन लोगों से इतनी ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए थी कि मैं इस दबाव में आकर आपको स्वीकार कर लूंगी। यह सभी बातें सुप्रिया ने बहुत कठोर शब्दों में कही, जिन्हें सुनकर तुलसी जी अपनी जगह पर पूरी तरह जम गई। आखिर वह कैसे इस बात को भूल सकती है कि उन्होंने कभी अपनी छोटी बेटी को दुनिया के सामने अपनाया ही नहीं। वह सच ही तो कह रही थी। कोई नहीं जानता था कि तुलसी देवी ने 19 साल पहले एक बेटी को जन्म दिया था, जिसे सोच करें उनकी आंखें भर आई। वह जितना अपने और सुप्रिया के बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास करती, उनके अतीत में की हुई कोई ना कोई गलती सामने आकर सब कुछ तबाह कर देती। लोगों की नज़रों में अच्छी बनते बनते वह अपनी स्वयं की बेटी की नज़रों में पूरी तरह गिर गई। कोई उन पर सवाल ना उठाए, इसलिए वह अभय सिंह की संतानों को पालन पोषण में इतना ज्यादा खो गई कि उन्होंने कभी खुद की संतान पर नजर डालने का समय ही नहीं मिला। और शायद यह उन्हें कर्मों की सजा ही थी जो आज उन्हें सुप्रिया की नफरत के रूप में मिली रही थी। वही तुलसी जी के पास खड़े सेनापति अभय सिंह, जिन्होंने भी सुप्रिया की सारी बातों को सुन लिया था, जिसे सुनकर उनकी नजरें शर्म के कारण झुक गई। पूरे राज्य में सभी को सिर्फ यही लगाता था कि उनकी सिर्फ 3 संतानें हैं, पर किसी को कभी उनकी छोटी संतान के बारे में पता ही नहीं चला। तुलसी जी और अभय सिंह दोनों के ही पास आप शब्द पूरी तरह खत्म हो चुके थे। वह कितना भी अपने आप को सुप्रिया के सामने मजबूर बताने की कोशिश करें, परंतु उसे उनकी की हुई गलतियां नहीं छुप सकती थी। वही इन सब में किसी का ध्यान ऊपरी मंच पर खड़ी काशवी पर गया ही नहीं, जिसका चेहरा इस समय पीला पड़ चुका था। क्या वह जो अपनी आंखों के सामने देख रही है वह सच है? ऐसा नहीं हो सकता था। आखिर कुछ ही सालों में वह भद्दी बदसूरत सुप्रिया इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है? जो लड़की अपने ऊपर 2 नजरों को महसूस कर डर जाया करती थी, आज वह अनगिनत नजरों के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। उसकी सुंदरता, उसका ऑरा आज उसे सबसे अलग और अनोखा बना रहा था। जो चीज काशवी को कतई बर्दाश्त नहीं थी, जिसे देख काशवी ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपनी नजरें घुमाई, उसके नजरें राजकुमार राजवीर मौर्य पर चली गई, जिनकी नजरें दूर खड़ी सुप्रिया के ऊपर ही थी, जिसे देख काशवी को अब घुटन होने लगी। राजकुमार राजवीर मौर्य जब से इस समारोह में आए थे, उन्होंने बस एक सर्जरी सी नजर ही काशवी के ऊपर डाली थी, जिनकी उन छोटी सी नजरों से ही काशवी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता था जब मुकुट राजकुमार राजीवीर किसी स्त्री को देखें, जिस कारण कुछ समय पहले तक काशवी अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली महसूस कर रही थी। आखिर राजकुमार उसकी सुंदरता से बच ना सके। काशवी ने अपने मन ही मन ये सोच लिया था कि जरूर राजकुमार राजवीर को उसे देखते ही उसे प्रेम हो गया है। परंतु अभी उनकी नजरें जो एक पल के लिए भी सुप्रिया से नहीं हटी थी, जिसे देख देखकर काशवी का दिमाग फटने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके वस्त्र, यह आभूषण, ये 16 श्रृंगार, सब कुछ उसका दम घोट रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। उसने जल्दी से एक नज़र अपने चारों तरफ देखा, जहां समझ में उपस्थित सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया के ऊपर थी। आज उसका दिन था, तो सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ काशवी पर होनी चाहिए थी। उसके परिवार का प्यार, लोगों की अटेंशन सिर्फ और सिर्फ काशवी भी की थी। तो फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? जहां कुछ समय पहले तक बहुत सी लड़कियां काशवी से बात करने के लिए उसके आसपास मंडरा रही थी, सब कुछ ही पलों में गायब हो गया। कश्मीर को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे समारोह में उपस्थित लोग उसे बेवकूफ बताकर उसके ऊपर हंस रहे हैं। आज एक बार फिर सुप्रिया के आते ही वह सबके ध्यान का केंद्र बन चुकी थी, और कश्वी किसी मुहूर्त की तरह एक कोने में खड़ी हुई। जब कश्वी को सुप्रिया के लोगों की इतनी ज्यादा अटेंशन मिलता देख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने जैसे तैसे अपनी नफरत और घृणा को काबू करते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान को लाया, और अपने वस्त्रों को संभालते हुए सामने की तरफ बढ़ गई, जहां राजा शोभित मौर्य अपनी आंखों में थोड़ा आचार्य लिए सेनापति अभय सिंह से प्रश्न कर रहे थे। अभय, आपने हमने बताया नहीं कि आपका यह अतिथि कौन है? जिसे सुनकर सुप्रिया की आंखों में उनके प्रति मजाक सांप देखा जा सकता था।
वही अभय सिंह और तुलसी देवी के तो जैसे जुबान ने काम कर नहीं बंद कर दिया था। आखिर वह लोगों को क्या जवाब दे कि यह उनकी वह बेटी थी जिसे उन्होंने पूरी तरह ठुकरा कर एक कोने में कर दिया, और जो अब उन्हें अपना माता पिता नहीं मानती। इससे पहले कि अभी कोई कुछ कहता, एक मीठी सी आवाज ने सबका ध्यान उसकी तरफ किया। ये हमारी छोटी बहन सुप्रिया है। बस काशवी का इतना कहना था, और माहौल पूरी तरह शांत पड़ गया। चैप्टर 25 समारोह में हंगामा। दुखद अंत। अब आगे। राजा शुभम मौर्य के अचानक प्रश्न करने से अभय सिंह और तुलसी देवी दोनों ही थोड़े घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर अभी उन्होंने बिना सुप्रिया की मर्जी जान राजा शुभम मौर्य से कुछ भी कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वह उनसे और अधिक नाराज हो जाए। वह पहले ही उन्हें अपना माता पिता मानने से मना कर रही थी, और अगर ऐसे में वह बिना उसकी इच्छा के अब कोई भी कदम नहीं उठा सकते थे कि तभी सभी के कानों में काशवी की मीठी सी आवाज आई, जो अपने भारी लहंगे को संभालते हुए बड़े अदब के साथ उन लोगों की तरफ से आ रही थी, जिसके ठीक पीछे राजकुमार राजवीर भी उन्हीं की तरफ चले आ रहे। ये हमारी सबसे छोटी बहन सुप्रिया है। जिसे सुन कुछ पलों के लिए पूरे समारोह में अजीब सी शांति छा गई। क्या सेनापति अभय सिंह की सिर्फ एकलौती पुत्री काशवी नहीं थी? उन्होंने कभी भी उनकी दूसरी पुत्री के बारे में नहीं सुना था। जिससे अचानक सभी की नजरें सुप्रिया पर चली गई, जो एक कोने में खड़ी सेनापति कुमार से बातें कर रही थी। उसने एक नजर भी सिंह परिवार की तरफ नहीं देखा था। वही राजा शुभम मौर्य और रानी सुमित्रा भी काशवी के उत्तर को सुनकर उतने ही अधिक हैरान नजर आ रहे। वही काशवी यही नहीं रुकी, उसने जल्दी से अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अपनी आवाज को तेज कर लिया ताकि उसके आसपास उपस्थित लोग उसके बातों को सुन सके। काफी समय पहले माँ पिताजी ने सुप्रिया को अच्छे संस्कार दिलाने के लिए हम सबसे दूर भेज दिया। वह बचपन से ही बहुत जिद्दी और अशिष्टाचारी थी। वह आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करती है, मारपीट करती। इसीलिए शर्म के कारण माँ पिताजी ने उसे अच्छे संस्कार दिलाने के लिए कुछ समय के लिए महल से बाहर भेज दिया। ये सभी बातें काशवी ने ऐसे कही जैसे कि उसे सुप्रिया की बहुत अधिक चिंता हो। बेशक काशवी ने सुप्रिया के प्रति अपनी नफरत को कितना भी छुपाने की कोशिश की हो, परंतु वहां उपस्थित बहुत लोग उसकी बातों में छपी उसकी नफरत को साफ समझ चुके थे। वही अचानक काशवी के बीच में आकर बोलने और सुप्रिया के खिलाफ उसकी बातों को सुनकर तुलसी देवी और अभय सिंह के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उनकी नजरें सबसे पहले सुप्रिया के चेहरे पर गई, जिसका चेहरा पहले की तरह ही भावहीन था, जिससे ये बताना काफी मुश्किल था कि वह काशवी द्वारा बोले गए शब्दों से गुस्सा है या दुखी। तभी तुलसी जी ने थोड़े गुस्से में काशवी की तरफ देखते हुए कहा, काशवी, क्या हमने आपको ऐसे ही संस्कार दिए हैं? ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? भूलिए मत, सुप्रिया आपकी छोटी बहन है। क्या आप आज अपनी शिष्टाचार भूल गई हैं? क्या यहाँ किसी ने भी आपसे पूछा कि सुप्रिया क्या है? वही अपनी माँ को इतना गुस्से में देखकर काशवी, जो सुप्रिया को सभी की नजरों में गिराना चाहती थी, वह थोड़ा घबरा गई। उसका चेहरा गुस्से और शर्म के कारण लाल हो गया। उसे अपने आसपास खड़े लोगों की अजीब नजरें खुद पर बहुत अच्छी तरह महसूस हो रही थी, जिससे वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तुलसी जी ने पहले कभी भी उसे इस तरह लोगों के सामने डांटा नहीं था। सब सुप्रिया की गलती थी। अगर वह आज यहाँ नहीं आती तो काशवी कभी भी अपना आपा खोकर ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करती। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आखिर लोगों के सामने वह हमेशा ही एक मीठी बोलियों वाली सुंदर मोम की गुड़िया के समान थी, जिसे सोच काशवी की आंखें आंसुओं से भर गई। वही पास खड़े राजकुमार राजवीर मौर्य, जिनकी हरी आंखें बस सुप्रिया को ही देख रही थी। सुप्रिया ने जब से समारोह कक्षा में कदम रखा था, उनकी नजरें एक पल के लिए भी सुप्रिया के चेहरे से नहीं हटी। कुछ तो था उन आंखों में जो उन्हें बार बार सुप्रिया की तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। काशवी का इस तरह सुप्रिया के प्रति अब शब्द बोलना उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। उसने एक तेज नजर काशवी पर डाली, जो अपनी आशा भरी नजरों लिए राजकुमार राजवीर की तरफ ही देख रही थी, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने चेहरे को फेर दिया। जिसे देख अब काशवी का आत्मविश्वास जवाब दे चुका था। उसने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जो सभी लोग उसे इस तरह देखने लगे, जिसे देख काश भी काफी ज्यादा घबरा गई। उसकी आंखों अब सचमुच आंसू से भर गई हैं, जिन्हें देखकर वीर ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी बहन को संभाला और गुस्से में घूरते हुए अपने माता पिता की तरफ देखा, जो अभी भी काशवी को डांट रहे थे, जो बात वीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई।
आखिरकार इस मनहूस लड़की ने एक बार फिर उसकी बहन को चोट पहुंचा ही दी। जिस गुस्से में वह सुप्रिया की तरफ बढ़ा और उसकी बाजू को खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ सुप्रिया के चेहरे पर मार दिया। समझती क्या हो तुम अपने आप को? आखिर जीने क्यों नहीं देती हमारे परिवार को? क्यों हर बार मेरी बहन की खुशियों को तबाह करने आ जाती हो? चली गई थी 6 साल पहले तो क्यों आए? हाँ, अब तो तुम्हारे मन को बहुत प्रसन्नता हो रही होगी मेरी बहन के इतने खास दिन पर उसे रुलाकर माँ पिताजी के सामने उसके झुकते हुए सर को देखकर। अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? क्यों आ जाती हो बार बार अपने मनहूस शक्ल लेकर हमारे सामने? वीर जो गुस्से और नफरत में ये पूरी तरह भूल गया कि वह क्या कर रहा है। वह बस पागलों की तरह सुप्रिया पर चिल्लाए जा रहा था। उसके इतने वर्षों की नफरत आज उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। ऊपर से जब कल उसको पता चला कि उसके नाना जी ने सुप्रिया जैसी लड़की को अपना उत्तराधिकारी चुना है तो ये बात वीर के बर्दाश्त से बाहर थी। आखिर उसे कहीं ना कहीं हमेशा से यह उम्मीद थी कि आगे चलकर होना हो उसके नाना उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। परंतु सुप्रिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वही सुप्रिया जो एक कोने में खड़ी होकर सेनापति कुमार से किसी विषय पर गहन चर्चा कर रही थी, जिस वजह से उसका ध्यान अपने पीछे आए वीर सिंह पर नहीं गया। वह अचानक अपने हाथ को खींचे जाने पर अभी कुछ समझ पाती कि तभी एक तेज जलने उसे अपने गालों पर महसूस हुई, जिसके तुरंत बाद वीर के गुस्से में चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। इस समय सुप्रिया का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था जिस वजह से उसकी वह खतरनाक लाल आंखें वीर को दिखाई नहीं दे रही थी। जिन लाल आंखों में अब किसी को मारने की इच्छा साफ साफ झलक रही थी। जिन्हें सामने हैरान खड़े सेनापति कुमार देख सकते थे, जिन्हें देखकर एक पल के लिए उनके दिल की धड़कन रुक गई। आखिर इन खतरनाक लाल नजरों को कुमार ने कई बार युद्ध मैदान में अपने दुश्मनों के ऊपर कहर बरसाते हुए देखा था, जिसे दुश्मनों की जान उनके हलक में अटक जाती थी। उसे भी वीर सिंह के ऐसे अचानक उनकी राजकुमारी पर हाथ उठाने पर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। आखिर इस पागल इंसान की इतनी हिम्मत के इसने बिना सोचे समझे उनकी मुकुट राजकुमारी पर हाथ उठाया। तभी सुप्रिया बहुत ही तेजी के साथ सामने की तरफ पलटी और अपने सामने खड़े वीर के गले को तेजी से पकड़ते हुए पीछे दीवार पर लगा दिया, जिसे महसूस कर वीर जो कुछ समय पहले तक सुप्रिया के ऊपर अपना गुस्सा उतर रहा था उसकी जान उसके हलक में ही अटक गई। उसने तेजी से अपने हाथ पैरों को हिलाते हुए सुप्रिया से छूटने की कोशिश की, पर सुप्रिया की पकड़ वीर के गले पर इतनी तेज थी कि धीरे धीरे वीर की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। वह बार बार अपने हाथ पर मरते हुए सुप्रिया से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगी थी, उसके फेफड़े जो सांस न मिलने के कारण सिकुड़ने लगे थे, जिससे एक तेज दर्द की लहर वीर के शरीर में दौड़ गई। परंतु सुप्रिया की ताकत के आगे उसका बस नहीं चल सका। वही सामने खड़े सभी लोग जो वीर के अचानक इस तरह सुप्रिया को थप्पड़ मारने और उसे पर गुस्सा करता देख हैरान थे। वह वीर के चिल्लाने पर वापस अपनी सेंसेस में आए। जहां सामने का नजारा देख सूरज ने जल्दी से भागते हुए जाकर सुप्रिया को वीर से छुड़वाने की कोशिश की, पर वह ये देखकर हैरान था कि उसकी ताकत का 1% सुप्रिया के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल रहा था। वह वैसे ही सीधी खड़ी अपने हाथों के दबाव को वीर की गर्दन पर बरतिए रही, जिसे देखकर सामने खड़े सभी लोग घबरा गए। सभी यह साफ साफ देख सकते थे कि अगर सुप्रिया ने कुछ पलों में वीर को नहीं छोड़ा तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। उसकी नीली आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। उसका शरीर भी लगभग वीर का साथ छोड़ते हुए ढीला पड़ने लगा था, जिसे देख सिंह परिवार जल्दी से सुप्रिया की तरफ बढ़ा। पर उससे पहले ही अंगवद राज्य के सैनिकों ने सुप्रिया को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे कोई भी व्यक्ति अब सुप्रिया के आसपास भी नहीं जा सकता था। वही अभय सिंह और तुलसी जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वह करें तो क्या करें। उन्होंने कभी भी वीर से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी कि वह बिना सोचे समझे जाकर अपनी छोटी बहन पर हाथ उठा देगा। वह तो उसे एक बहुत ही अच्छा और शिष्टाचारी पुरुष समझते थे जो अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करता था। वही काशवी की तो जैसे सांस ही उसके गले में अटक गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी सुप्रिया जैसी कमजोर और डरपोक लड़की कभी इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। जो लड़की कभी उन लोगों से नजर मिलाने में भी डरती थी, आज उसकी आंखें किसी को जान से करने के इरादे लिए हुई थी। उसे तो अब स्वयं के लिए भी डर लग रहा था। आखिर वीर से कुछ समय पहले ही उसने सुप्रिया के खिलाफ अपशब्द बोलने की कोशिश की थी।
जिस बारे में सोचकर ही काशवी के हाथ कांपने लगे। उसे अभय सिंह और तुलसी देवी ने बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया था। यहाँ तक कि किसी ने कभी उसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, जिस वजह से उसने कभी अपनी आंखों के सामने ऐसा नजर नहीं देखा, जिसे देख वह डर और घबराहट के कारण धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी और अपने पीछे खड़े राजकुमार राजवीर से जा टकराए, जो अजीब नजरों से उसे देखने लगे, जिन्हें महसूस कर काशवी ने जल्दी से रोते हुए अपने आप को राजकुमार राजवीर के ऊपर निडाल करते हुए कहा, राजकुमार कुछ करिए, आप नहीं जानते कि मेरी छोटी बहन का मानसिक संतुलन कितना ज्यादा खराब है। अगर उसने गुस्से में आकर मेरे भाई को कुछ कर दिया तो आप नहीं जानते, बचपन में उसने मुझे नदी में गिराकर मारने की कोशिश की थी। अगर वह गुस्से में हो तो वह कुछ भी कर सकती है। उसके अंदर एक अच्छी स्त्री का कोई गुण नहीं है। आप कृपया अपने सैनिकों को बुलाकर उसे मेरे भाई को छुड़वाए। जिन बातों का राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस एक झटके से खुद को काशवी से अलग किया और आगे की तरफ बढ़ गया। जिस झटके से काशवी ने जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपने लहंगे को मजबूती से पकड़ लिया और दर्द और गुस्से में एक नजर जाते हुए राजवीर को देख वह रोते हुए वहां से चली गई। उसने एक बार भी वीर की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वीर तो एक बहाना था राजकुमार राजवीर की नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाने का। वही तुलसी जी ने रोते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए सुप्रिया से कहा, सुप्रिया बेटा मेरी बात सुनो, वीर को छोड़ दो, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। उस गलती हो गई है, हम स्वयं उसे इसके लिए सजा देंगे, तुम प्लीज अपने गुस्से को शांत करो। जिसे सुनकर सुप्रिया ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए एक नजर सामने खड़ी तुलसी और अभय से पर डाली, जिनके चेहरे पर इस समय घबराहट और परेशानी साफ साफ झलक रही थी। सुप्रिया ने एक मजाकिया हंसी के साथ कहा, अच्छा यह मेरा भाई है। आप हैं कौन जो मुझे आदेश दे रही है? क्या मैं आपको कोई शांति की मूरत दिखाई देती हूँ जिसे कोई भी पागल आकर कुछ भी कहा जाए और मैं शांति से बस खड़ी सबको माफ करती रहूं? तुलसी देवी भूलिए मत, मेरा आपके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और रही बात इस पागल आदमी को छोड़ने की, तो इसने अंगवंद राज्य के होने वाली रानी पर हाथ उठाया है। उसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। इतना कहा सुप्रिया ने बिना एक पल सोच वीर के उसे हाथ को जिसने उसने सुप्रिया को थप्पड़ मारा था एक झटके के साथ उसे तोड़ दिया और किसी बेकार वस्तु की तरह उसे झड़कते हुए सीधा फेंक दिया, जिसे देख वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें हैरानी और डर से फैल गई। उनके सामने खड़ी वह दुबली पतली सी संगमरमर की मूरत, जो शायद किसी के छूने भर से मैली हो सकती थी, वह इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो सकती है, इसकी उम्मीद यह उपस्थित किसी भी इंसान ने नहीं की थी। वही सुप्रिया जो अपने हाथों को इस तरह साफ कर रही थी जैसे उसने किसी गंदी वस्तु को छू लिया हो। उसने एक नज़र अपने सामने उपस्थित तीनों लोगों पर डाली, जो वीर के इस तरह गिरते ही उसे संभालने के लिए आगे पहुंचे थे। उसने अपनी घृण भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, उम्मीद नहीं की थी सेनापति अभय सिंह के आप अपने अतिथियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। माता पिता तो आप दोनों कभी अच्छे बन ना सके, और जीन की परवरिश आप दोनों ने की है, वह भी मैंने अभी देख ली। और नीचे पड़े वीर, जिसका चेहरा इतने समय सांस लेने के कारण लाल पड़ चुका था। सुप्रिया के छोड़ते ही वह सांस लेने के लिए अपने मुंह को खोलते हुए इधर उधर तड़पने लगा। उसकी आंखों में अब सुप्रिया का डर साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर सुप्रिया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि इन लोगों के कहने पर मैंने तुम्हें छोड़ है। मुझे तुम जैसे गंदे नाली के कीड़े को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने, इसलिए बच गए हो। आगे से अगर कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो बिना एक पाल गवाए मैं तुम्हें उसी समय जिंदा कर दूंगी। और याद रखना, सुप्रिया ने तुम्हें छोड़ है, अंगवद राज्य की राजकुमारी ने नहीं, तो हो सके तो अब से अपनी जान का ख्याल रखना। वह क्या है ना, मेरे राज्य के लोग मुझे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब कौन तुम्हारे साथ आकर क्या कर दे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना का सुप्रिया बिना एक पल सके समारोह कक्ष से बाहर चली गई और अपने पीछे छोड़ गई हैरान खड़े लोगों को, जो अभी भी सुप्रिया के उसे भयानक और डरावने रूप से बाहर नहीं आए थे। सुप्रिया ने बहुत ही डरावनी आवाज में वीर को चेतावनी दी थी, जिससे वहां खड़े लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो कि रोंगटे खड़े कर रही थी। वही इन सब से अलग दो सुनहरी आंखें अपनी आंखों में एक चमक लिए समारोह से बाहर जाती सुप्रिया के ऊपर ही बनी हुई थी, जिन्हें सुप्रिया ने भी महसूस कर लिया था, जिससे अचानक ही उसके कदम रुके, पर तुरंत ही उसने अपने सर को झटकते हुए वहां से चली गई।
जिसके साथ ही धीरे धीरे सभी लोग सिंह महल से चले गए, जहां इस समारोह की शुरुआत एक खुशी उल्लास के साथ राजकुमार की सगाई के उत्साह पर की गई थी। परंतु इसका अंत बहुत ही डरावना और भयानक बन गया। कुछ ही समय में पूरा समारोह कक्षा खाली हो गया और पीछे रह गए सिंह परिवार और राज परिवार के सदस्य।